और आज एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है, जो कि आखिरी चैप्टर है जूलॉजी का, जिसका नाम है इवोल्यूशन। समझने को तो हम समझेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन रहता है कि सर जी इवोल्यूशन समझ में नहीं आता या इवोल्यूशन याद नहीं होता। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जूलॉजी में, लेकिन इवोल्यूशन होता क्या है? जैसे कोई चैप्टर हम पढ़ने जाते हैं तो बेसिकली हम क्या डील करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं उसमें। तो अगर हम बात करें, द बिग बैंग थ्योरी स्टेट्स दैट यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर एगो। ये सब क्वेश्चन है। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बोलती थी कि जो लाइफ की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई, ये दिख रहा होगा आपको कि ऐसे गंदे पदार्थों से हुई धरती पे उत्पत्ति जीवन की। यहाँ देख रहे होंगे अलग अलग जानवरों की अलग अलग रॉक में पाई गई या तो उनके रिमेनेंट्स हैं या तो उनके द्वारा पाए गए कोई चिन्ह हैं, जिसके द्वारा प्रूव करने की कोशिश की गई कि नहीं भैया इस एरा में या इस युग में ये प्राणी हुआ करते थे, इनके रिमेनेंट्स पाए गए रॉक्स में। तो ए था इसकी ओरिजिन, बी था इसकी ओरिजिन, और दोनों एक पॉइंट के यानी एक तरह से काम करना परफॉर्म कर देते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन रिप्रेजेंट करते हैं क्या? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। इस फार्मूले के बेसिस पे बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पूछे गए हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा, P + Q = 1, ये भी ध्यान रखिएगा, यही इनके फार्मूले का बेस था। डायरेक्शनल की बात करेंगे, हेयर इंडिविजुअल ऑफ वन एक्सट्रीम वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू आर मोर फेवरेबल। ठीक है, उसे हम कहेंगे डायरेक्शनल। हेलो रॉक स्टार्स, तो क्या हालचाल? तो भैया पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आखिरी पड़ाव पे पढ़ाई होगी। और आज एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है, जो कि आखिरी चैप्टर है जूलॉजी का, जिसका नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हम देखेंगे, समझेंगे। समझने को तो हम समझेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन रहता है कि सर जी इवोल्यूशन समझ में नहीं आता या इवोल्यूशन याद नहीं होता। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जूलॉजी में, जैसे एनिमल किंगडम, अगर थारोली नहीं ध्यान से पढ़ा या स्टाइल से अपने टेक्निक से नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली वो टफ हो जाएगा। वैसा ही एक चैप्टर आपके पास इवोल्यूशन है। आपको समझना है कि इवोल्यूशन है क्या बेसिकली। अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो कुछ थ्योरीज हैं, उन्हीं को बस माइंड करना है, बस देखना है कि भैया ऐसा है, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये सबूत दिया था, उन्होंने ये सबूत दिया था, ये अब आए वो अब आए, बस यही पढ़ना है और कुछ है नहीं, बस एक कहानी सा है। लेकिन इवोल्यूशन होता क्या है? जैसे कोई चैप्टर हम पढ़ने जाते हैं तो बेसिकली हम क्या डील करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं उसमें। इस चीज को अगर हम देखें कि क्या पढ़ेंगे, क्या डील करेंगे, तो जरूर समझिएगा। चलिए इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन एक डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे मिल रही है। इवोल्यूशन का मतलब होता है इवॉल्व होना। इवॉल्व होना मैं शुरू से बता रहा हूं, क्योंकि जो ग्रेजुअल चेंज होता है हमारे अंदर, जैसे हम ही छोटे बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, फिर तमाम चीजों में, लाइफ स्टाइल में, तमाम चीजों में, अभी आप खुद जाओगे मेडिकल कॉलेज, देखोगे तमाम चीजों में चेंज होगा और धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। फिर बड़े डॉक्टर बनोगे, फिर ऐसे पैसा होगा, फिर खूब, ठीक है, खूब चेंजेस दिखाई देंगे। तो उसी टर्म में हम इवॉल्व की बात करते हैं। तब बोलते हैं इवॉल्व हो गए, यानी कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ ग्रोथ हुआ है, विकास हुआ है। विकास किस टर्म में हम बोल रहे हैं, डायग्राम आपको बता रहा होगा। तो जो भी इवोल्यूशन इज एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जिस फॉर्म में आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑर्डरली कोई चेंज हो रहा हो, उसी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन इतना जल्दी होने वाला प्रोसेस नहीं है कि आपको आंखों से दिखे कि नहीं भैया ये तो पीयूष तिवारी ऐसे थे, ऐसे चेंज हो गए। नहीं, बहुत धीरे होने वाली प्रक्रिया है। कोई भी इस तरह का चेंज दिखाई देने में बहुत समय लगता है, जनरेशन बीत जाती है, कोई चेंज पता नहीं चलता है, महसूस नहीं होता है देखने में, लेकिन चेंज हो रहा होता है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। कि लाइफ फॉर्म जो है अर्थ पे, तो उसके इवोल्यूशन की बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ, क्यों इवॉल्व हुआ, क्या क्या फोर्स थे, कैसे क्या क्या चीजें थी, इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम उस बायोलॉजी के ब्रांच को बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि भैया पृथ्वी है यानी अर्थ है, और फिर लाइफ की बात करें, क्योंकि लाइफ जब आएगी तभी तो इसमें इवॉल्व होगा। और लाइफ ही देख रहे हैं तो हम बहुत सारा डाइवर्जन देख रहे हैं। जहन में सवाल तो आता ही आता है भैया कि कैसे कोई स्नेक बन गया, कैसे कोई क्रोकोडाइल बन गया, कैसे मंकी बन गया, कैसे कोई डॉगी बन गया, कैसे कोई ह्यूमन बन गया, तमाम वेरिएशन दिखती है हमें। अब जहन में सवाल आएगा, क्योंकि अलग अलग माइथोलॉजी ने अलग अलग चीजें प्रपोज तो जरूर की थी कि हम किसी के हिसाब से कुछ, किसी के हिसाब से कुछ, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग बैठ के सोचेंगे कि इतने सारे एनिमल्स कैसे आए या इतने सारे स्पीसीज कैसे आए, तो सवाल उठेगा, क्वेश्चन उठेगा इस बात पे कि कैसे आए। तो पहले हम बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसे आई, यानी हमारे अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई। तो माना जाता है कि हमारा जो अर्थ है पूरा एक यूनिवर्स है, पूरा एक जो गोले के फॉर्म में है। फिर हमें एक थ्योरी मिली, बिग बैंग थ्योरी, जिसको ए.बी. लिमात्रे साहब ने बताया, और बताया कि उस जो गोला था, एक महागोला था, उसमें महाविस्फोट हुआ।
उसमें क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी नाम दिया गया उसे। बोला कि महाविस्फोट हुआ और महाविस्फोट होने के बाद बहुत सारे उसके टुकड़े बने और ये टुकड़े उसके चारों तरफ रोटेट भी करते रहे और इस तरह से हमारे यहाँ सौर मंडल बना, उसी का पार्ट हमारे यहाँ पृथ्वी भी है, ऐसा बताया गया। तो अगर हम बात करें, द बिग बैंग थ्योरी स्टेट्स दैट यूनिवर्स ऑरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर एगो। ये सब क्वेश्चन है, यूनिवर्स कब इवॉल्व हुआ था, अराउंड 20 बिलियन ईयर एगो बाय ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। The Earth was formed about 4.5 बिलियन ईयर एगो, जिसमें कि अर्थ को माना जाता है कि बनी कब, 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी। ठीक है, एक क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा गया है। There was no atmosphere on early Earth because जो अर्ली एटमॉस्फियर था या अर्ली एटमॉस्फियर था वो रिड्यूसिंग टाइप का हुआ करता था, रिड्यूसिंग टाइप का एटमॉस्फियर था। क्यों रिड्यूसिंग टाइप क्यों बोलते थे, क्योंकि भैया कोई ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था, इसलिए बोलते थे रिड्यूसिंग टाइप का एटमॉस्फियर है। वाटर वेपर CH4 CO2 NH3 रीच फ्रॉम द मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। जो वाटर वेपर था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था, जो रिलीज हुआ था मोल्टेन मास से, वो अर्थ सरफेस को कवर किए हुआ था, ऑक्सीजन नहीं था। इसलिए हम बोलते थे क्या कि जो अर्ली अर्थ है वो क्या है, या अर्ली एटमॉस्फियर है वो क्या है, वो रिड्यूसिंग टाइप का है। ठीक है, फिर बात करें तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई कि भैया पृथ्वी पे हम बोल रहे हैं कि 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी, तो पृथ्वी पे जो लाइफ आई कैसे आई। पहले हम बोल रहे हैं यूनिवर्स से बनी पृथ्वी, यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर एगो बना था। उसमें क्या हुआ, एक महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट के पश्चात हमारे यहाँ पृथ्वी बनी तो क्या हुआ, पृथ्वी पे इतने सारे जीव कैसे आए, कब आए, कैसे आए, कहां आए, क्यों आए, ये तमाम क्वेश्चंस हमारे जहन में रहता है। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरीज दी। उसके तहत अगर देखें तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस दी गई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी गई, थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया दी गई, थ्योरी ऑफ क्रिएटिनिज्म दिया गया एंड थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये तमाम थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्टों ने क्या की, प्रपोज की और अपनी अपनी जो धारणाएं थी कि हमारे यहाँ ऑरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ या लाइफ कैसे धरती पे आया या किस फॉर्म में आया, इन बातों को इन्होंने बताया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसमें सबसे पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ये बोलती है कि जो पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई है वो सड़े गले ऐसे मॉल्टेन मटेरियल से हुआ है। जैसे दिया होगा, इट स्टेट्स दैट लाइफ केम फ्रॉम द डिकेइंग एंड रोटिंग मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मड एटसेट्रा। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बोलती थी कि जो लाइफ की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई, ये दिख रहा होगा आपको कि ऐसे गंदे पदार्थों से हुई धरती पे उत्पत्ति जीवन की। ये हमारा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी एबायोजेनेसिस की बात किसने की थी, एबायोजेनेसिस की जिन साइंटिस्टों ने बात की थी उसको नकारने के लिए लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसे बोलते हैं स्वान नेक शेप यानी हंस के नेक के आकार के उसका इस्तेमाल किया, पॉट का इस्तेमाल किया। इन्होंने देखा कि बॉयल किया, वेट किया यहाँ पे नॉन लिविंग लेके, और यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में एनवायरनमेंट के नहीं था। यहाँ पे बॉयल किया, बॉयल करने के बाद इसे हटा दिया, हटा देने के बाद वेट किया तो यहाँ माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया। और इन्होंने बताया कि चूंकि हमारे यहाँ लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आता है, और इसको इन्होंने प्रूफ कराया क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर के कोई कांटेक्ट में मीट नहीं था और वहां पे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होने के नाते वहां लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करने लगी। तो इन्होंने बताया लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन को खारिज करके इन्होंने एक नई थ्योरी डाल दी कि जो पहले से ही लाइफ है उसी की वजह से लाइफ ओरिजिनेट होती है। इट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। किसने भैया, लुईस पास्चर ने। He showed that life did not came from killed yeast in a closed pre-sterilized flask, but in an open flask life यानी microbes appeared। इन्होंने थ्योरी ऑफ क्या दी, थ्योरी ऑफ जो एबायोजेनेसिस थी उसको डिस्कार्ड किया और बताया कि लाइफ ओरिजिनेट होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। किसने, लुईस पास्चर ने। फिर बात करें थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आई। इट इज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस्को रेड्डी, स्प्लेंजानी एंड लुईस पास्चर। It states that life originated from the pre-existing life, but it does not explain origin of first life। जैसे कि इन्होंने बताया अपनी थ्योरी से कि भैया ये बायोजेनेसिस से नहीं होता है,
प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही होता है, लेकिन ये बता नहीं पाए कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ में जो प्री है यानी जो सबसे पहले आया है वो कैसे आया है, इसी बात को नहीं बता पाए। इन्होंने जरूर बताया कि लाइफ पहले वाली लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है, लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि जब पृथ्वी बनी तो सबसे पहला लाइफ कैसे आया, इस बात को बताइए। तो इस बात को बताने में क्या रहे, काबिल नहीं रहे, इसलिए इनकी थ्योरी को भी फेल कर दिया गया। फिर आया कॉस्मोजोइक थ्योरी या पेनिस्पर्मिया थ्योरी। कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि it states that the units of life यानी स्पोर वर ट्रांसफर्ड टू द डिफरेंट प्लेनेट इंक्लूडिंग द अर्थ। यानी इनका मानना था कि स्पोर्स जो है अलग अलग प्लेनेट से हमारे पृथ्वी पे आए हैं और उन्हीं स्पोर्स की वजह से हमारे यहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कुछ साइंटिस्टों का मानना था और इस थ्योरी को बोला गया कॉस्मोजोइक थ्योरी या पैनस्पर्मिया थ्योरी। फिर दिया गया एक थ्योरी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इट स्टेट्स दैट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स वर क्रिएटेड बाय सम सुपरनेचुरल पावर यानी गॉड। अलग अलग माइथोलॉजी, अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग गॉड की मान्यता है और बताया गया कि भगवान ने ही, खुदा ने ही, जिसने भी पृथ्वी पे सृष्टि का निर्माण किया है और उसके तहत जीव आए। तो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन था। फिर बात करेंगे केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी आई। जो सवाल बहुत बार पूछा गया है कि केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी किसने प्रपोज की थी, तो प्रपोज किया था दो साइंटिस्टों ने जिनका नाम था हेल्डेन और ओपेरिन। हेल्डेन ओपेरिन ने केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी दी। देखते हैं कि इनके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो केमिकल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन। It states that the first form of life was originated from non-living inorganic and organic molecules such as methane, ammonia, water, sugar, proteins, nucleic acid, etc. इन्होंने बताया कि जो लाइफ आई हमारे अर्थ पे वो केमिकल्स के थ्रू इवॉल्व हुई, यानी केमिकल से बनी हुई है। कुछ केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, पानी हो गया, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, एटसेट्रा। ये सारे केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं पृथ्वी पे जीवन के लिए। एग्जाम्पल ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। इन्होंने बताया कि लाइफ धरती पे ए बायोजेनेटिकली ही आई थी, बाद में बायोजेनेसिस हो गया इसके, यानी पहले लाइफ जो बनी, पहले लाइफ जो ऑरिजिनेट हुआ वो किससे ऑरिजिनेट हुआ, केमिकल से ऑरिजिनेट हुआ और फिर बाद में यही फिर लाइफ नई नई बनना शुरू हो गया। तो इन्होंने ऐसा थ्योरी दिया था। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन जो था उसको प्रूव करने के लिए यूरे मिलर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया उस पूरे सेटअप को स्पार्क प्लग एक्सपेरिमेंट कहा गया। हेराल्ड यूरे एंड स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंटली प्रूव थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। दे क्रिएटेड अ कंडीशन लाइक दैट ऑफ प्रिमिटिव अर्थ टाइप का कंडीशन क्रिएट किया और जो केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी थी उसे प्रूव किया। तो हाई टेम्परेचर रखा, वोल्केनिक स्टॉर्म्स रखा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर रखा, अमोनिया रखा, मेथेन रखा, पानी रखा और H2 रखा। ये अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इन्होंने रखा। स्पार्क प्लग एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग तापमान किया इस पूरे सेटअप का along with these gases. They made electric discharge in a closed flask containing methane, ammonia, hydrogen and water vapor at 800 degree centigrade. As a result, some amino acids are formed. In similar experiment, other observed the formation of sugar, nitrogenous bases, pigments and fats. ऐसे ही अलग अलग एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू इन्होंने अलग अलग चीजें बनाई और बताया कि भैया कैसे हमारा लाइफ जो है केमिकल्स के बल पे एग्जिस्ट हुआ है या ओरिजिनेट हुआ है और प्रूव करने का प्रयास किया। फिर आया थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, नॉन सेलुलर फॉर्म बोल रहे हैं, वो ओरिजिनेट हुआ था कब, 3 बिलियन ईयर एगो। अभी तक के जो इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन में हमारा यूनिवर्स कब बना, 20 बिलियन ईयर एगो। हमारे यहाँ पृथ्वी कब बनी, 4.5 बिलियन ईयर एगो। और फर्स्ट ए सेलुलर फॉर्म कब आया, 3 बिलियन ईयर एगो आया। They were self-replicating metabolic capsules containing micromolecules like RNA, proteins and polysaccharide etc. ठीक है, ये केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी से फिर ऑरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी आई। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग एविडेंसेस प्रस्तुत किए। जैसे सबूत होता है ना, कि सबूत दिखाना होता है कि चलो हमने कोई बात बोल दी तो उसका सबूत दे। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने जो भी थ्योरीज दी तो अपने अपने सबूत पेश किए।
कि भैया हमने ये कहा था तो इसका ये सबूत है, इसका ये प्रमाण है, आप इससे चेक कर सकते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्टों का इवोल्यूशन को लेके अलग अलग जो प्रमाण थे, जो सबूत थे, जो एविडेंसेस थे, उन एविडेंसेस के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। तो पहला एविडेंस था, एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन की बात करें तो इतने सारे एविडेंसेस हैं। हम इन तथ्यों के आधार पे हम बात करेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, जिसमें पहला है हमारा पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलियोंटोलॉजी मतलब क्या होता है? पैलियोंटोलॉजी बायोलॉजी का वह ब्रांच है जो फसिल्स की स्टडी करता है, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स की स्टडी करता है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस देखेंगे हम, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस देखेंगे यानी एडॉप्टिव रेडिएशन का जिक्र करेंगे, बायोकेमिकल एविडेंसेस देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस देखेंगे, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे। ये तमाम थ्योरीज थी, ये तमाम एविडेंसेस थे जिनके बेसिस पे अलग अलग साइंटिस्टों ने प्रमाण देने की कोशिश की कि पृथ्वी पे जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है और किसका जो एविडेंस है, किसका जो थ्योरी है वो सबसे सही है। तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फसिल्स। फसिल्स आर द रिमेनेंट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स यानी स्पेशली इन द अर्थ क्रस्ट। फसिल्स आर रिटेन डॉक्यूमेंट ऑफ इवोल्यूशन। यहां देख रहे होंगे अलग अलग जानवरों की अलग अलग रॉक में पाई गई या तो उनके रिमेनेंट्स हैं या तो उनके द्वारा पाए गए कोई चिन्ह हैं जिसके द्वारा प्रूव करने की कोशिश की गई कि नहीं भैया इस एरा में या इस युग में ये प्राणी हुआ करते थे, इनके रिमेनेंट्स पाए गए रॉक्स में। इसी साइंस के इसी ब्रांच को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो अलग अलग चीजों का देख रहे होंगे, यहाँ अफ्रीकन सवाना एलिफेंट ली गई है, एशियन एलिफेंट ली गई है, वूली मैमोथ लिया गया है। यहाँ अगर हम देखें तो मॉडर्न हॉर्स की बात करें तो शुरुआत हुई थी ईओहिपस से, फिर मीजोहिपस, मैरीहिपस, प्लियोहिपस और मॉडर्न हॉर्स की बात होती है। तो धीरे धीरे देख रहे होंगे इसमें कैसे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज के तहत अब मॉडर्न हॉर्स का फॉर्मेशन हुआ है। याद रहे ये मॉडर्न हॉर्स का हमने इसलिए डायग्राम दिखाया क्योंकि ये सवाल बहुत बार आपसे पूछा गया है सीक्वेंस के हिसाब से कि जो घोड़े की इवोल्यूशन हुआ था उसका सीक्वेंस क्या है। तो याद रहे ईओहिपस, मीजोहिपस, मैरीहिपस, प्लियोहिपस, उसके बाद मॉडर्न जिसे इक्वस कहते हैं वो आया, ठीक है। तो ये जरूर सीक्वेंस याद रखिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। फिर बात करेंगे हम तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में देखें तो स्टडी ऑफ फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ रेस हिस्ट्री, हॉर्स इवोल्यूशन जैसे बात करें टू स्टडी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, कई बार ये सवाल पूछा गया। टू स्टडी फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ रेस हिस्ट्री, हॉर्स इवोल्यूशन, टू स्टडी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक आर्कियोप्टेरिक्स, to study about geological period of analyzing fossils and sedimentary rocks layers, to study showed that life form varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time space। तो स्पेन्स में तो हम देखेंगे कि जब हम स्टडी करेंगे रॉक्स की, वहां पे डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि लाइफ कैसे आगे की तरफ इवॉल्व हुई, और हम ये भी देखेंगे कि कुछ सर्टेन पीरियड है, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में रिस्ट्रिक्शन है कि उस टाइम पीरियड में ही वो ऑर्गेनिज्म पाया गया, उसके बाद वो क्या हो गया, विलुप्त हो गया। ये सब बातें हम करते हैं। फिर मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल एविडेंसेस दें तो हमारे यहाँ कंपैरेटिव एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी अगर देखें हम तो हमें अलग अलग चीजें प्रोवाइड करता है। तो हम देखें अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें बिटवीन द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स तो हम देखेंगे तो हमारे यहाँ दो तरह के एग्जांपल्स लिए जाते हैं, तो होमोलोगस ऑर्गन्स या एनालॉगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन की बात करें तो होमोलोगस जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम बोलते हैं होमोलोगस तो होमो मीन्स होता है सेम और लोगस मतलब होता है पोजीशन, जिनकी ऑरिजिन यानी सेम ऑरिजिन हो बट फंक्शन अलग अलग करते हो, ऐसे ऑर्गन को ऑरिजिन वाइज सेम हो, सेम इन ऑरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन। ऐसे ऑर्गन, ऐसे पार्ट या ऐसे बॉडी पार्ट जो ऑरिजिन वाइज सेम हो लेकिन उनके अलग अलग फंक्शन हो, तो ऐसे अंगों के समूह को हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन।
होमोलोगस ऑर्गन को हम समझ सकते हैं, अगर हम नॉर्मली समझना चाहें, कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे एक ऑरिजिन, सेम ऑरिजिन हम दिखा रहे हैं किसी दो अंगों का, और हम बोले कि टाइम बीइंग क्या हुआ, एक ऑर्गन किसी अलग फंक्शन के लिए इवॉल्व हो गया और दूसरा ऑर्गन किसी अलग फंक्शन के लिए इवॉल्व हो गया। तो ऑरिजिन वाइज ये सेम थे बट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने लगे। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को क्या करते हैं हमारे यहाँ होमोलोगस ऑर्गन क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? यस भैया क्लियर है। फिर हम बात करें इसी के हिसाब से, तो होमोलोगस देख रहे हैं द ऑर्गन हैविंग द फंडामेंटल सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस, द फिनोमिना इज कॉल्ड होमोलॉगी। एग्जांपल्स बहुत सारे दिए हुए हैं यहाँ डायग्राम में, जैसे बहुत सारे, जैसे हम वर्ड्स के फोर विंग की बात कर लें या अपने हम फोर लेग्स की बात कर लें, तो ऑरिजिन वाइज दोनों सेम होंगे लेकिन फंक्शन अलग है, क्योंकि उनके में उड़ने के काम आता है, हमारे में अलग काम आता है। तो ऐसे अंग जिनके ऑरिजिन तो सेम प्लेस से हुआ हो लेकिन फंक्शनली डिफर करते हो, ऐसे अंगों को हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन हैंड, व्हेल फ्लिपर्स, बैट विंग हो गया, चीता फुट हो गया। Their forelimbs have different function but similar anatomical structure such as bones, humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals, phalanges. Homology is also seen in a heart, brain, etc. ठीक है। तो अगर हम बात करें तो होमोलोगस ऑर्गन हो गया। फिर बात आएगी एनालोगस ऑर्गन की। एनालोगस ऐसे ऑर्गन होते हैं जो ऑरिजिन वाइज तो डिफरेंट होते हैं बट फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं। यानी ऑरिजिन वाइज डिफरेंट कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी ऑर्गन की ऑरिजिन वाला पॉइंट ए हो गया कि यहां से ओरिजिनेट हुआ है, कोई ऑर्गन की ऑरिजिन पॉइंट ए हो गया, लेकिन टाइम बीइंग एडॉप्ट ऐसे होते हैं कि एक सेम फंक्शन परफॉर्म करना चालू कर देते हैं। तो ए था इसकी ऑरिजिन, बी था इसकी ऑरिजिन, और दोनों एक पॉइंट के यानी एक तरह से काम करना परफॉर्म कर देते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन रिप्रेजेंट करते हैं क्या? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। ठीक है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं एनालॉगस ऑर्गन। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स होंगे, यानी ऐसे ऑर्गन जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट हो गया, फॉर्म्ड ऑफ द थिन फ्लैप ऑफ काइटिन, एंड विंग्स ऑफ बर्ड हो गया दैट इज मॉडिफाइड फोरलिम्ब। लेकिन चाहे इंसेक्ट का हम विंग बोल लें या बोल लें बर्ड्स का विंग, लेकिन दोनों का काम क्या है? उड़ना। तो ऑरिजिन वाइज तो अलग अलग थे लेकिन काम क्या है? सेम परफॉर्म करने लगे। तो इस ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलने लगे? ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलने लगे एनालॉगस ऑर्गन। एग्जांपल की बात करें तो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन हो गया, डॉल्फिन हो गया। तो ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं डायग्रामेटिकली, ज्यादा इजी तरीके से आप एनसीईआरटी के डायग्राम को कवर कर सकते हैं। फिर बायोकेमिकल एविडेंसेस की बात हुई। ऑर्गेनिज्म शोज द सिमिलरिटी इन प्रोटीन्स, जीन्स, अदर बायोमॉलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म। इट इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्ट्री। तो कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम बात करें एडॉप्टिव रेडिएशन की, लाइक बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस की बात करें तो एडॉप्टिव रेडिएशन की बात करेंगे। आपने सुना होगा गैलापागोस आइसलैंड के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसमें डार्विन HMS बीगल नामक जहाज से गए थे। तो उस दौरान इन्होंने एडॉप्टिव रेडिएशन का जिक्र किया था। एडॉप्टिव रेडिएशन होता क्या है? इवोल्यूशन बाय एडॉप्टेशन is the evolution of different species in a geographical area starting from a point. Like example अगर हम ले तो डार्विन फिंचेज इन गैलापागोस आइसलैंड। यहाँ पे हमने देखा कि जो फिंचेज हुआ करती थी उनका जो शेप हुआ करता था, फीडिंग हैबिट के हिसाब से उनके शेप अलग अलग हुआ करते थे। हमने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का भी जिक्र सुना था। तो एडॉप्टिव रेडिएशन इज द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। फॉर एग्जांपल डार्विन फिंचेज ऑफ गैलापागोस आइसलैंड, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल रेडिएशन दिखाता है प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो एडॉप्टिव रेडिएशन के क्या है? एग्जांपल है, कई बार पूछा गया है आपसे सवाल, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो हम बात करें व्हेन मोर देन वन एडॉप्टिव रेडिएशन इज अपीयर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, इट रिजल्ट्स इन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बात कर लें तो मोल हो गया मार्सुपियल मोल, एंटीटर हो गया नमबैट, माउस, लेमर, फ्लाइंग स्क्वेरल, बॉबकैट, वुल्फ, ये सब हम एग्जाम्पल लिए हुए प्लेसेंटल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के एग्जाम्पल हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है।
फिर हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को प्रूव करने के लिए जो साइंटिस्ट सामने आए उन्होंने बताया, उनका नाम था अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ने बताया कि अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्टेज देखें तो लगभग ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है कुछ सिमिलरिटी जरूर पाई जाती है। बाद में वो कैरेक्टर जो होते हैं भले डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारी सिमिलरिटी दिखाई देती है ऑर्गेनिज्म के। तो प्रपोज किसने किया था? अर्नस्ट हैकल ने किया था। ही ऑब्जर्व्ड दैट ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो हैव सम कॉमन फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। फॉर एग्जांपल, ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप वेस्टिजियल गिल स्लिट just behind the head, but it is functional only in the feces, not found in the adult। तो यहाँ गिल स्लिट या वेस्टिजियल गिल स्लिट अपने कान के नीचे इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। बताया कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान जो वेस्टिजियल गिल स्लिट पाई जाती है, जो कि फीसेस में तो पाई जाती है, लेकिन हम लोग एडल्ट जब होते हैं तो डिसअपीयर हो जाती है लगभग। एविडेंसेस फ्रॉम इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ऑर्गेनिज्म दैट आर बेस्ट सुटेड फॉर देयर एनवायरनमेंट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का एग्जांपल दिया गया है। पहले इसको मैं समझा दूं आपको इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म को। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म की बात कर लें अगर, तो हम इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म की बात करते हैं तो जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं हम लोग कहां? लंदन में। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि जब इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी तो वहां प्लांट के स्टेम पे, चूंकि प्लांट है मान लीजिए, उसके स्टेम पे फंगस पाए जाते। ये क्या है? लाइकेन पाए जाते थे। क्या पाए जाते? लाइकेन। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं, लाइकेन पाए जाते थे। अब यहां जो मॉथ था, जो बीटल मॉथ था, वो क्या था? दो तरीके के हुआ करते थे, व्हाइट और ब्लैक। बहुत ध्यान से समझिएगा, व्हाइट और ब्लैक, दो तरह के मॉथ होते थे। तो मान लीजिए ये मॉथ पौधे पे पाए जाते थे। चलो भैया, हमने यहां ब्लैक मॉथ बना दिया और यहां व्हाइट मॉथ बना दिया। अब क्या होता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, जैसे मान लीजिए प्रेडेटर इनको अपना खाना समझ के खाएगा, ये तो है कीट है, तो इनका जो प्रेडेटर आता होगा जब दूर से देखता होगा तो चूंकि लाइकेन की वजह से पौधों के स्टेम का जो कलर था व्हाइट था, तो जो व्हाइट कलर्ड मॉथ होते थे वो तो दिखता नहीं होता होगा, छिप जाता होगा, लेकिन जो डार्क कलर्ड मॉथ होंगे वो दिखते होंगे व्हाइट के लेयर पे। आप भी समझ सकते हैं। तो डार्क कलर मॉथ की संख्या जो है धीरे धीरे कम होने लगी, यानी कम थी। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ? पॉल्यूशन बढ़ा। और लाइकेन्स के बारे में आपको पता होगा कि पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहले अगर पॉल्यूशन कहीं होगा तो लाइकेन्स की संख्या में कमी आनी चालू होगी और डस्ट पार्टिकल, लाइकेन्स तो खत्म हो गए और डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे क्या हुआ? अब पौधे पे ऐसे बैठना चालू हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। अब बैठना जब चालू हो गया तो हमने देखा कि ब्लैक मॉथ, अब सिंपल सी बात है, ब्लैक मॉथ क्या होगा? छिप जाएगा, क्योंकि अब स्टेम का कलर ब्लैक हो गया। लेकिन व्हाइट मॉथ की संख्या कम होने लगी क्योंकि विजिबल हो जाएगा अपने प्रेडेशन के लिए। तो ये क्या है? ये एक एग्जांपल लिया गया किसका? जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। यानी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो कोई ऐसा फिनोमिना, सिंपल सी बात है, किसी ऑर्गेनिज्म का कोई ऐसा एडॉप्टेशन जो उसको बेस्ट सर्वाइबिलिटी की प्रमोट करे। तो सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो व्हाइट मॉथ था उसका व्हाइट होना कैरेक्टर जो है उसको सर्वाइवल के लिए बेस्ट था। क्यों? क्योंकि उसका प्रेडेटर उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था स्टेम में और उसमें। ब्लैक मॉथ होना बेकार था, तो ब्लैक मॉथ की डेफिनेट सी बात है संख्या कम हो गई होगी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो ब्लैक मॉथ की संख्या, क्योंकि संख्या ज्यादा होगी, सर्वाइबिलिटी ज्यादा होगी, तो रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। फिर डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी इन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक और ड्रग एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो आपने सुना होगा डीडीटी रेजिस्टेंट। तो डीडीटी पहले मच्छरों के लिए छिड़का जाता था ताकि मच्छर ना लगे। फिर मान लीजिए 100 मच्छर थे किसी इलाके में, डीडीटी का छिड़काव किया हमने, 96 मर गए, 4 बच गए, उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, धीरे धीरे उनकी आबादी बढ़ने लगी और वो 4 जो बच गए थे वो डीडीटी के अगेंस्ट क्या थे? रेजिस्टेंट थे। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते हमने देखा कि मच्छर धीरे धीरे डीडीटी के, जो मार्केट में मच्छर बच गए, वो डीडीटी के अगेंस्ट क्या थे? रेजिस्टेंट थे। तो एक उनका कैरेक्टर था रेजिस्टेंट, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर गए और रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या बढ़ाई। इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द नेचुरल सिलेक्शन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस इवोल्यूशनरी ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। फिर ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो हम बात ही कर रहे थे इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन।
देयर वाज मोर व्हाइट विंग्ड मॉथ, बिट्स एंड बिटुलेरिया ऑन ट्रीज देन डार्क विंग्ड और मेलेनाइज्ड मॉथ्स। ठीक है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइक 1920 की बात करें तो मोर डार्क विंग्ड मॉथ्स एंड लेस व्हाइट विंग्ड मॉथ। रीजन आपको पता होगा, और यही जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं क्या हो, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, रीजन क्या था, ट्री ट्रंक बिकम डार्क ड्यू टू द इंडस्ट्रियल स्मोक सूट्स no lichens. Under these conditions white winged moth did not survive because the predators identified them easily. Dark winged moth survived because of suitable dark background and predator could not identify them. ये तो बहुत सिंपल तरीके से हमने देख भी लिया है, ये बहुत सिंपल तरीके से जान भी लिया जाए। फिर हम बायोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल एविडेंसेस में हमारे यहाँ 2-3 साइंटिस्ट थे, जिसमें लैमार्क पहले नंबर पे थे, जिन्होंने क्या दिया, लैमार्किज्म, जिनके उसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात की, इन्होंने जिराफ को एग्जांपल लिया। फिर दूसरा डार्विन की थ्योरी, डार्विनिज्म कहा गया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने दिया। और तीसरा म्यूटेशन थ्योरी दिया था किसने, ह्यूगो डिब्रिज, जिसने काम किया था किस पे, ओयोनेथेरा लैमार्कियाना पे, जिसे हम इवनिंग प्राइमरोज बोलते हैं। तो अगर हम बात करें लैमार्क की, तो लैमार्क क्या था, एक्वायर्ड कैरेक्टर आर डेवलप्ड बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। Evolution by use of organs, for example, long neck of giraffe is due to the continuous elongation of forage leaves on tree. This acquired character was inherited so succeeded generation. Okay? फिर हम evolution by disuse की बात करें तो disappearance of limbs in the snake. पहले माना जाता था कि सांपों में पैर होते थे, लेकिन ये बुरियल होते थे तो अपने पैरों का कम इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे पैरों का कम इस्तेमाल करने की वजह से क्या हुआ, इनके जो पैर थे वो खत्म हो गए, और देखिए अब सांपों में पैर आपको नहीं दिखेगा। जिराफ के बारे में उन्होंने बताया कि इन्होंने अपने गर्दन का इस्तेमाल किया, इसलिए गर्दन में ग्रोथ हो गया। तो लैमार्क का एक्वायर्ड जो कैरेक्टर था उसकी थ्योरी थी, तो ये थ्योरी एलिमिनेट कर दी गई बिकॉज इट प्रूव्स दैट द कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड ओनली थ्रू द जीन्स। तो हमारे यहाँ जो जीन्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, हमारे यहाँ जो कैरेक्टर होते हैं 2 तरह, एक सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव। अभी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कोई भी ऐसा चीज जो सोमैटिक सेल्स में चेंज काज करता है वो इनहेरिटेबल नहीं होता है, वही इनहेरिटेबल जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में या रिप्रोडक्टिव जीन्स पे इनहेरिटेबल चेंज काज करेगा वही नेक्स्ट जनरेशन में प्रोसीड होगा। तो लैमार्क की इस थ्योरी को फेल कर दिया गया था। फिर डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। इट वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द सी वॉयेज इन द सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल। Alfred Wallace, a naturalist worked in Malay archipelago, had also come to the similar conclusion. Work of Thomas Malthus on population influenced Darwin. For example, अगर हम बात करें नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट, हेरिटेबल माइनर वेरिएशन, ओवर प्रोडक्शन, ये ध्यान रहे बहुत बार पूछा गया है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। इन नेचुरल सिलेक्शन के स्टेप्स रहे हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया। फिर ह्यूगो डिब्रिज ने थ्योरी दी। ह्यूगो डिब्रिज प्रपोज्ड म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। He conducted some experiment on evening primrose Oinothera lamarckiana and believed that evolution takes place through mutation, not by the minor variation. ठीक है, म्यूटेशन जो हमारा इवोल्यूशन होता है म्यूटेशन से होता है, माइनर वेरिएशन से नहीं होता है। एक इसका मानना था ह्यूगो डिब्रिज का, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज की थी। डार्विन वेरिएशन इज माइनर, स्लो एंड डायरेक्शनल, इट रिजल्ट्स इन ग्रेजुअल इवोल्यूशन। म्यूटेशनल वेरिएशन इज सडन, रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस। हेयर स्पेसिएशन इज बाई साल्टेशन, यानी सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन हो उसे हम कहते हैं क्या, स्पेसिएशन कहते हैं। म्यूटेशन इज द ऑरिजिन ऑफ वेरिएशन ऑफ इवोल्यूशन। ये सारी लाइंस जो दी गई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप देखते होंगे PYQ सॉल्व करते होंगे तो बार बार ये लाइंस आपसे टकराती होंगी, क्योंकि एज इट इज एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल था, जैसे मान लीजिए हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का इस्तेमाल क्या, जैसे हम बोलते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन हमें सतत होने वाली ये प्रक्रिया है और जिसका कोई भी चेंज बहुत समय बाद दिखाई देता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भैया क्या आज इवोल्यूशन हो रहा है या इवोल्यूशन कहीं हो रहा है, इसको कैसे आप बेस्ट डिफाइन कर पाएंगे, उसके लिए हम हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का सिद्धांत यूज कर सकते हैं। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कहता है क्या है, इट सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द अब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर। इन्होंने बताया कि किसी भी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी जब तक कि उस पे कोई इवोल्यूशनरी फोर्स ना वर्क करे। अब इवोल्यूशनरी फोर्स क्या होता है समझेंगे। द जीन पूल यानी टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेंस कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम गिवन बाय हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। सम टोटल ऑफ ऑल एलील फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1। फॉर एग्जांपल अगर हम ले, जैसे मान लीजिए हम बात करें कोई पॉपुलेशन है, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म मान लीजिए ए है, कुछ ऑर्गेनिज्म ए है,
कुछ ऑर्गेनिज्म ए हैं, ऐसे करके मान लीजिए हमने बनाया एलील। तो यहां देखेंगे तो कितने एलील हैं टोटल, 2 2 4 2 6 एलील है, 2 2 4 2 6 एलील हैं टोटल। अब बोल रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन की जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी रहती है वो सेम रहती है जब तक कि कोई इवोल्यूशनरी फोर्स काम ना करे उस पर। तो अगर टोटल एलील कितने हैं भैया, टोटल एलील कितने हैं, 8 एलील है, 6 एलील है सॉरी, टोटल देयर आर 6 एलील। अगर हम ए की फ्रीक्वेंसी निकालें, ए की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ए कितना है 3, टोटल कितना है 6, यानी 1/2। अगर हम स्मॉल ए की निकालें दैट इज 3/6 दैट इज 1/2। तो बोला जा रहा है कि किसी भी जीन की, किसी भी पॉपुलेशन की जेनेटिक फ्रीक्वेंसी अगर ले और तो उसका जो योग होता है, उसका जो योग यानी एडिशन होता है हमेशा एक आता है। अभी हम ए और ए की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें तो हमें एडिशन हमेशा एक ही मिलेगा, क्योंकि 1/2 + 1/2 = 1। ठीक है, तो किसी भी पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी, जीन जेनेटिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहती है। इसके लिए उन्होंने कुछ साइंस दिए, जैसे मान लीजिए बात की, कंसीडर इन अ डिप्लॉयड P and Q आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A and AR रिस्पेक्टिवली। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील को इन्होंने रिप्रेजेंट किया p² से, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील को रिप्रेजेंट किया इन्होंने q² से, और फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस स्टेट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया 2pq से, और उन्होंने फॉर्मूला बेस दिया दैट इज p² + 2pq + q² = 1। इस फार्मूले के बेसिस पे बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पूछे गए हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा, P + Q = 1, ये भी ध्यान रखिएगा, यही इनके फार्मूले का बेस था। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन डिस्टर्ब हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, दिस चेंज इज ड्यू टू द इवोल्यूशन। तो इन्होंने बताया था कि अगर कोई भी पॉपुलेशन है वहां की एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, कब तक, जब तक कि उस पर कोई इवोल्यूशनरी फोर्स वर्क ना करे। अब इवोल्यूशनरी फोर्स है क्या क्या, तो यहां हम देख रहे होंगे कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलील्स, इनको समझाने के लिए दिया गया है कि यार टोटल नंबर ऑफ एलील्स A and A 40, A is 26, A is 14, फ्रीक्वेंसी ऑफ A 26/40 हो गया, टोटल एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ A इसको 14/40 हो गया, इतना हो गया, P + Q = 1। नंबर ऑफ बीटल्स 20 जीनोटाइप ऐसे दिया है, सवाल लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो पहला हमारा है जीन माइग्रेशन। पहला फैक्टर क्या है, जीन माइग्रेशन। इट इज द जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, हियर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन बोथ पॉपुलेशन। जीन फ्लो अकर्स इफ माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम। जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलेशन ए है, कोई पॉपुलेशन बी है, तो आप स्प्रिंग माइग्रेटेड बर्ड अब जीनोटाइप HH मान लीजिए माइग्रेट होकर उधर चली गई, या इधर से माइग्रेशन होकर इधर चला आया। तो माइग्रेशन अगर होगा यानी स्पीसीज कोई भी अगर इस ओर से इस ओर जाएगी या इस ओर से इस तरफ आएगी, तो दोनों साइड के जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज जरूर होगा। तो पहले कोई जीन माइग्रेशन ना हो रहा हो। दूसरा फैक्टर क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो रहा हो। जीन फ्लो बाय चांस कॉजिंग द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। Sometimes change in frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. The original different population becomes founder and its effect is called founder effect. ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो रहा हो। फिर बात करेंगे, इट रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप ओवर न्यू जनरेशन, दिस लीड्स टू द स्पेसिएशन, म्यूटेशन की बात कर रहे थे। फिर चौथा फैक्टर क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इट इज द रीसफलिंग ऑफ जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर रिजल्टिंग इन जेनेटिक वेरिएशन। तो जेनेटिक वेरिएशन ना हो रहा हो। नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे तो आपने 3 तरह के ग्राफ देखे होंगे, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग जो होता है वो क्या करता है, वो हमारे जो पीक को, जो मीन को होता है, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या करता है, प्रमोट करता है। यानी कोई इवोल्यूशनरी जो फोर्स है वो एवरेज कैरेक्टर को प्रमोट कर रहा है, एवरेज के अलावा किसी को प्रमोट नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। डायरेक्शनल की बात करेंगे तो जो हमारा मीन वैल्यू है किसी एक साइड में शिफ्ट हो जाए ड्यू टू एनी इवोल्यूशनरी फोर्स, दैट इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। और डिसरप्टिव में क्या होता है, जब मीन वैल्यू ही शिफ्ट हो जाए, यानी एवरेज कैरेक्टर को ना प्रमोट करके जब एवरेज के अलावा किसी कैरेक्टर को प्रमोट किया जाए, दैट इज नोन एज डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम, जैसे हेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन इट रिड्यूसेस। यहाँ पे मीन कैरेक्टर ज्यादा लोग पॉपुलेशन एक्वायर करेगा, दैट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डायरेक्शनल की बात करेंगे, हेयर इंडिविजुअल ऑफ वन एक्सट्रीम वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू आर मोर फेवरेबल। ठीक है, उसे हम कहेंगे डायरेक्शनल। और डिसरप्टिव किसे कहेंगे, हेयर इंडिविजुअल ऑफ बोथ एक्सट्रीम्स पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर मोर फेवर्ड।
तो जहां पे मीन वैल्यू के अलावा दूसरे कैरेक्टर को ज्यादा प्रमोट किया तो डिस्ट्रप्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रप्टिव स्टेबलाइजेशन कहते हैं उसे। अब बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। इंक्लूडेड 4 इरा पढ़ा होगा आपने, जैसे प्रोटीरोजोइक इरा, पेलियोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा, सीनोजोइक इरा, तमाम एराज का जिक्र होगा, इपॉक का जिक्र होगा आपके यहाँ। जुरासिक पीरियड सुना होगा, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक इरा, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, मिसिपियन, पेनिसिलिवियन, पर्मियन, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लियोसिन, प्लेस्टोसिन, होलोसिन, ये तमाम एरा और इपॉक में डिवाइडेड है हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, तो प्रोटीरोज इरा की बात करेंगे तो लगभग 2500 से 541 MYA, मिलियन ईयर एगो। MYA का मतलब होता है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड 2000 मिलियन ईयर एगो। सम ऑफ द सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन एज दे द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम बात करें किसको, प्रोटीरोजोइक इरा की। पेलियोजोइक इरा की बात करें तो इनको 6 पीरियड में डिवाइड किया गया, कैम्ब्रियन, ओरोडोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन इरा में। ठीक है, फिर हम बात करें पेलियोजोइक इरा की तो 500 मिलियन ईयर देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनवर्टिब्रेट फॉर्म बने थे। 450 फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म, 400 MYA आर्थ्रोपोड्स, 350 जॉलेस फिशेस, 500 मिलियन ईयर एगो इनवर्टिब्रेट्स वेयर फॉर्म्ड, 450 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म, 400 मिलियन ईयर एगो आर्थ्रोपोड्स, 350 जॉलेस फिशेस। तो तमाम आपके जो क्वेश्चंस है पूछे जाते हैं कि कब कौन इवॉल्व हुआ था, उसके हिसाब से बात हो रही है। फिर हम बात करेंगे सीनोजोइक इरा की। एज ऑफ रेप्टाइल जिम्नोस्पर्म, इट हैज 3 पीरियड, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। सीनोजोइक एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म को बोलते हैं हम सीनोजोइक इरा को। इट हैज 2 पीरियड्स, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी पीरियड। ठीक है, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन की बात करें तो सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन देखें तो ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथालेंसिस एंड होमो सेपियंसिस, ये हमारे यहाँ इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है किसका, ह्यूमन का। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसमें जो ह्यूमन इवोल्यूशन से सवाल पूछे जाते हैं वो क्रेनियल कैपेसिटी के बेस पे पूछे जाते हैं कि क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है, प्रोबेबली वो मीट खाते थे कि नहीं खाते थे, या इनके रिवेनेंट कहाँ मिले। तो एक सिंपल तरीके से रिवाइज करिएगा तो आप बहुत जल्दी से टैकल कर लीजिएगा चैप्टर्स को। क्वेश्चन पेट है कि कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही अपने आप को प्रिपेयर करें। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। टाटा, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।